प्यारे बच्चों, आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज का इकाई एक अहमदनगर का किला इसका आदर्श वाचन करेंगे। स्थान की बात करें तो स्थान अहमदनगर का किला और समय 13 अप्रैल सन 1944 की घटना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था और जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूध के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का अस्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अब आप एक चित्र देख सकते हैं और यह चित्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1953 ईस्वी में जब अहमदनगर के किले में यात्रा कर रहे थे, किले में बंदी थे, तो उस समय की ये पिक्चर है। आगे चित्र में दिखाया गया है कि अहमदनगर किले का वह कक्ष है जहां पर 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। अतीत के भार में हम देखेंगे कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ भी अहमदनगर के किले में मैं बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं के दृश्य इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर जब अब आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत के दबाव में हम देखेंगे कि दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। पहले कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंग्रेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जात की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम लोग इकाई 2 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।